So, hello everyone, welcome back to the lecture series. This is lecture number 33 of the video lecture series of fluid mechanics, and in this lecture we are going to derive the expression for the total pressure force and the center of pressure on a inclined plane surface submerged in liquid. तो दोस्तों बेसिकली लास्ट दो लेक्चर्स में लेक्चर नंबर 31, 32 में हम लोगों ने कुछ डेरिवेशंस किए थे हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस के, जहां पे हम लोग हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस को एक बार सबमर्ज किया गया था, दूसरी बार हम लोगों ने वर्टिकल प्लेन सरफेस पे चीजें फाइंड आउट की थी। जो चीजें हमें निकालनी थी वो दो चीज थी, एक आपका टोटल प्रेशर फोर्स F कितना होता है ये हमने निकाला था इक्वेशन, और दूसरा आपका सेंटर ऑफ प्रेशर का पोजीशन कहाँ पे है। ठीक है, तो हम लोगों का सिलेबस के अकॉर्डिंग तीन सरफेस हमें पढ़ना था, जिसमें से हम लोगों का वर्टिकल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन हो चुका है। अब इस लेक्चर में हम लोग इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर बात करेंगे। तो इंक्लाइंड प्लेन को अगर ऐसे समझना चाहो तो आप कह सकते हो कि कोई भी एक रेक्टेंगुलर सरफेस है और उसको हम किसी चीज से इंक्लाइंड कर रहे हैं। जैसे मान लो ये आपका एक रेक्टेंगुलर सरफेस है, तो इसको हमने पहले क्या किया, पहले हमने हॉरिजॉन्टल रखा है ऐसे, ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन का डेरिवेशन हो गया था। दूसरे में हमने इसको वर्टिकल कर दिया, अब इसको हम लोग इंक्लाइन कर दे रहे हैं इस तरीके से। तो इस डेरिवेशन में इंपॉर्टेंट क्या है आप लोगों के लिए कि जैसे आप ये कह सकते हो कि हमें एक कॉन्सेप्ट ये समझना है सिंपल कि इंक्लिनेशन वाले में हम कौन सी एक्सिस के अबाउट उसको रिजॉल्व कर लें जिसके अबाउट हम उन चीजों को निकाल ले जाएं। क्योंकि देखो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल इजी होता है और उससे भी इजी इंक्लाइंड होता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हमें बस एक्सिस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगी, किस एक्सिस पे हमें उसकी वर्टिकल डिस्टेंसेस को मेजर करना है। अगर आपको वर्टिकल प्लेन के दोनों डेरिवेशन क्लियर हैं, टोटल प्रेशर फोर्स और आपका क्या रखते हो, टोटल प्रेशर फोर्स क्या रखते हो और सेंटर ऑफ प्रेशर, अगर आपका डेरिवेशन क्लियर है दोनों का कि भाई वर्टिकल प्लेन में F और H स्टार ऐसे निकलता है, जैसे आप लोगों ने निकाला होगा, मैं यहाँ लिखता हूँ, आप लोगों ने F निकाला होगा, दैट इज इक्वल टू रो जी ए एच बार, और इसके लिए सेंटर ऑफ प्रेशर निकला होगा H स्टार इज इक्वल टू आई जी अपॉन ए एच बार प्लस एच बार। इससे आप लोगों ने इसको फाइंड आउट किया होगा। तो अब यही फॉर्मूला अगेन इंक्लाइंड में भी काम आता है, बस कुछ चेंजेस होते हैं जिसको हमें समझना है कि क्या चेंजेस हमें वहां पे रखने हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेट इंक्लाइंड प्लेन, हम लोग मान लेंगे कि एक इंक्लाइंड प्लेन है जिसका एरिया कैपिटल ए है। ठीक है, तो मतलब एक आपका इंक्लाइंड प्लेन है जिसका एरिया कैपिटल ए है। ठीक, अगर इसको हम लोग ड्रॉ करते हैं तो ये कुछ ऐसे मान लो आप लोग, जो आपका इंक्लाइंड प्लेन है वो कुछ किसी भी एक आर्बिट्री शेप का मान लेते हैं कि आर्बिट्री शेप का कोई भी एक इंक्लाइंड प्लेन है जिसका एरिया कैपिटल ए दिया है। ठीक, और ये इसका सरफेस हो गया, इससे इतना नीचे ये है। ठीक है, दिस इज योर फ्री सरफेस। अब इस पे है क्या चीज आपका बेसिकली कि जब इस बॉडी का प्रोजेक्शन लाएंगे प्लेन पे, तो हमें बस क्या करना है, इस पूरे बॉडी को एक लाइन पे प्रोजेक्ट कर लेना है। जैसे आपका ये डस्टर है, ऐसे आपको फेस दिख रहा है, लेकिन अगर ऐसे इंक्लाइन कर दिया गया है इस तरीके से तो हमको सिर्फ एक ये फेस दिखता है। तो वही चीज है, तो इसको हम प्रोजेक्ट करेंगे ऐसा कि एक लाइन के फॉर्मेट में हम उसको शो कर सकें, जो आप लोगों ने पढ़ा होगा ग्राफिक्स में प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन्स में। तो प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन्स के अकॉर्डिंग हम इस बॉडी को एक उस पे प्लेन पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं। मान लेंगे कि ये जो बॉडी है, यहां लिख लेंगे हम लोग यहाँ पे इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा, ये बॉडी थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है। तो इसको अगर प्रोजेक्ट किया जाए यहां से, तो ये कुछ इस तरीके से पोजीशन आएगा इसका, और ये कुछ ऐसे आपको दिखाई देगा। ये इसका प्रोजेक्शन हो गया, और इस प्रोजेक्शन को जब हम प्लॉट करेंगे सरफेस के अबाउट, इसको आगे खींचा जाएगा। तो देखो
ये प्रोजेक्शन सरफेस से कितने एंगल में बन रहा है आपका, ये एंगल है आपका थीटा। अब इस बॉडी का एक एलिमेंट होगा जिसको हम लोगों ने DA माना था एलिमेंटल एरिया, तो ये हो गया एलिमेंट इसका, ठीक है। और इस एलिमेंट का नाम क्या रख सकते हो, मान लो इसका विड्थ जो है दिस इज B, और इस एलिमेंट को हम लोग जो एरिया निकालेंगे वो इसका हो जाएगा DA, ठीक है। इसको यहाँ कहीं रख लीजिए आप लोग, ये हो गया इसका एलिमेंटल एरिया DA। इसकी थिकनेस कितनी है, ये थिकनेस आपकी है डेल्टा H मान लीजिए, इसको DH लिख लीजिए, ठीक है। अब इस बॉडी का एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा जिसको हम लोग G मान लेंगे, ठीक है। एक सेंटर ऑफ प्रेशर जिसको हम लोग P लिख लेंगे। तो ये चीज जब यहाँ ट्रांसफर होगी तो यही लाइन इसको यहाँ से ऐसे ज्वाइन करेगी इस तरीके से, ठीक है। अब जब इसको हम लोग वर्टिकल प्लेन पे लाएंगे, मतलब इसको अब इससे प्रोजेक्ट किया जाए फ्री सरफेस से, तो ये मेजरमेंट करना कि ये चीजें कहाँ लाई कर रही हैं। जैसे ये एलिमेंट वाला यहाँ लाइन आ जाएगा, ये कुछ ऐसे बनेगा, मतलब ये बॉडी तिरछी रखी थी, इसको एक लाइन पे हमने प्रोजेक्ट कर लिया सारा कुछ कि भाई ये सारे पैरामीटर्स कहाँ लाई कर रहे हैं। फिर इसको हम लोग फ्री सरफेस से मेजर करेंगे कि कितने डेप्थ पे इसको रखा गया है। हमने क्या बताया था कि जो भी डेप्थ ले रहे थे हम लोग फ्री सरफेस से नाप रहे थे, तो देखो सबसे पहला डेप्थ जो होगा, जो एलिमेंटल डेप्थ, वो होता है H, ठीक। दूसरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला होता है H बार। इसके बाद तीसरा होता है सेंटर ऑफ प्रेशर जिसको लिखते हैं H स्टार से। 3 डेप्थ हमें निकालनी होती है, ये 3 डेप्थ हमने ऐसे बना लिया यहाँ से फ्री सरफेस से। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, हमें एक वर्टिकल एक्सिस चाहिए जिसके अबाउट हम मूवमेंट निकाल सकें, क्योंकि देखो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल केस में आपको एक चीज थी कि सरफेस उस बॉडी के ठीक परपेंडिकुलर था, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या आ रही है कि ये जो सबमर्ज सरफेस है ये फ्री सरफेस से परपेंडिकुलर नहीं है, किसी एक एंगल थीटा पे इंक्लाइंड किया गया है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि हम अब कौन सा एक्सिस माने हैं जिसके अबाउट ये परपेंडिकुलर निकल के आ जाए। तो हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर पॉइंट मान लेते हो, इस पर्टिकुलर पॉइंट को O मान लेते हैं, तो इस पॉइंट से एक वर्टिकल एक्सिस खींचते हैं, ठीक है। और वो वर्टिकल एक्सिस ये ऐसे कुछ होगा जो इस बॉडी से परपेंडिकुलर होगा, ये ऐसे कुछ होगा, ठीक है। दिस इज 90 डिग्री, मतलब O डैश O एक एक्सिस है जो इस बॉडी से परपेंडिकुलर है। क्यों किया गया है, क्योंकि हमें जो मूवमेंट वगैरह कैलकुलेट करने हैं वो किसी एक वर्टिकल डिस्टेंस पे निकालना पड़ेगा। तो अब क्योंकि इंक्लाइंड सरफेस थीटा पे है तो यहाँ मूवमेंट निकाल नहीं सकते तुरंत। हम क्या करेंगे, एक कोई एक्सिस मान लिए जहां पे वो इंक्लाइंड किया, बाद में उसको हम रिजॉल्व कर लेंगे अपना। तो अब अगेन चीजें क्या माननी है, जैसे यहाँ पे H बार H स्टार माना गया है, वैसे अब इस बॉडी के लिए ये एक्सिस फिर से एक नया एक्सिस हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि अब यहां से क्या क्या मानना है आपको, देखो 3 दूरी यहां से है, एक ये G वाला, एक ये P और एक एलिमेंट। तो देखो यहां से ये हो गया Y, इसको Y मान लेते हैं, एलिमेंटल डेप्थ Y, ठीक है। इसके बाद सेंटर ऑफ ग्रेविटी Y बार और सेंटर ऑफ प्रेशर Y स्टार। मतलब पहले हम लोगों ने H बार H स्टार लिया था फ्री सरफेस के अबाउट, अब हमने एक एक्सिस लिया है O से O डैश जो कि 90 डिग्री पे है इस लाइन ऑफ प्लेन पे, मतलब इस प्लेन से 90 डिग्री पे है, और इस पे डेप्थ निकाली गई है। इस एक्सिस से वर्टिकल डेप्थ एलिमेंट की Y है, CG की Y बार है और सेंटर ऑफ प्रेशर का Y स्टार है, ठीक। तो आपको अब यहां से जो होल एंड सोल मैं बताना चाह रहा हूं वो ये है कि हम जो ट्रायंगल लॉ एक बना लेंगे यहां से कि ट्रायंगल में क्या निकल के आ रहा है। तो देखो अगर इस ट्रायंगल को देखो, ये डिस्टेंस, एक ट्रायंगल अगर एज्यूम करो, मैं यहाँ पे खींचता हूँ ओवरराइट करके, अगर आप लोग इस ट्रायंगल पे ध्यान दो, जैसे कि यहां से ये वाला ट्रायंगल, ये ट्रायंगल बन सकता है यहां से, ठीक है। तो अगर मैं इसको यहां कहीं बनाता हूं ट्रायंगल, तो देखो
ये हो गया h, ठीक। ये आपका फ्री सरफेस है, दिस इज योर फ्री सरफेस। और ये दूरी आपकी हो गई y, यहां से जो इसको ऐसे ज्वाइन कर रहा है, ये डिस्टेंस, ये हो गया आपका y, ये एंगल हो गया आपका थीटा। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ साइन थीटा, अगर मैं इक्वेशन लिखूँ साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा? यहाँ से देखोगे साइन थीटा, तो क्या लिख सकते हो आपके अकॉर्डिंग, क्या हो जाएगा? ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, h अपॉन वाई। तो साइन थीटा निकल के आ गया आपका यहाँ से h अपॉन वाई। ये किस ट्रायंगल के लिए है? देखो ट्रायंगल ने खुद बनाया है, यहाँ बन नहीं रहा है। देखो ये दूरी y थी, ये h था, तो एक ट्रायंगल बना। अब इस वाले पे आएंगे, h बार, ये दूरी y बार हो जाएगी, क्योंकि देखो यहां से नापा गया है, तो ये डिस्टेंस हो गया आपका y बार। यानी अब इसी ट्रायंगल में ये हो गया y बार और ये हो गया आपका h बार। अगेन साइन थीटा और क्या हो जाएगा, h बार अपॉन y बार। अब अगेन अगर इसको सेंटर ऑफ प्रेशर वाले पे लेके आए इधर वाले से, तो एक एक्सिस ये मिल गई, एक लेंथ ये मिल गया इसी ट्रायंगल में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये चीज ये हो जाएगा आपका h स्टार अपॉन y स्टार। मतलब मेरा कहने का ये है कि जो ट्रायंगल बन रहा है, इसी पर हम लोग दोनों डेप्थ को प्लॉट करते जा रहे हैं, y अपॉन y, h अपॉन h, इस तरह करके। मतलब h अपॉन y हो गया, h बार अपॉन y बार हो गया, h स्टार अपॉन y स्टार। तो लास्ट वाले में हमने क्या प्लॉट किया, यहाँ पे h स्टार और यहाँ से इसको y स्टार। तो अब यही इसका कॉन्सेप्ट है कि इसके थ्रू हम इसको ट्रांसफर कर लेंगे। मतलब कि अगर आपके पास कहीं h दिया है, तो h बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, y साइन थीटा। तो h बराबर इस ट्रायंगल लॉ से आप निकाल सकते हो y साइन थीटा, या h बार आप निकाल सकते हो y बार साइन थीटा, या h स्टार निकालना हो तो ये निकल जाएगा y स्टार साइन थीटा। या आपको अगर y के टर्म में निकालना होगा, तो यहाँ से ट्रांसफर करके आप y की वैल्यू भी इस टर्म में आप फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो ये इस पूरे डेरिवेशन का होल एंड सोल कॉन्सेप्ट है, जहां से आपको डेरिवेशन समझना है। अगर यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो कि आपको ये इसमें क्या चीज नहीं समझ में आ रहा है। हालांकि मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ से प्रोसेस पूरा हमने क्या किया, एक इंक्लाइंड बॉडी ली जिसका एरिया कैपिटल ए था, एलिमेंटल एरिया डी ए था, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जी था, सेंटर ऑफ प्रेशर पी था। इस बॉडी का प्रोजेक्शन निकाला गया, यहाँ पे प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन आपने पढ़ा होगा, इसको हमने प्रोजेक्ट कर लिया इस लाइन पे। ये बॉडी थीटा पे इंक्लाइन थी, मतलब तिरछी रखी गई है थीटा डिग्री पे। तो अब इस बॉडी का फ्री सरफेस से मेजरमेंट किया गया, तो ये h आया, एलिमेंटल डेप्थ, सेंटर ऑफ ग्रेविटी h बार आया, सेंटर ऑफ प्रेशर h स्टार आया, 3 डेप्थ निकल गई आपकी। ठीक, अब इसके बाद इधर से लेके चलेंगे, तो हमने क्या किया, हमें अब मूवमेंट लेना था। तो मूवमेंट लेने के लिए आपको एक वर्टिकल एक्सिस होनी चाहिए आपके पास, यहाँ हमारे पास नहीं है, तो हमने यहां से यहां तक एक वर्टिकल एक्सिस मानी। ये एक्सिस इस बॉडी के एक्सिस से परपेंडिकुलर है, मतलब ऐसे वर्टिकल है, ये 90 डिग्री। तो जैसे यहाँ h बार h स्टार माना गया है, वैसे यहां माना गया एलिमेंटल डेप्थ y, सेंटर ऑफ ग्रेविटी y बार, सेंटर ऑफ प्रेशर y स्टार। तो मतलब क्या, जो ट्रायंगल बनाया गया है वो ऐसे बनाया गया, एक ये ट्रायंगल, फिर एक ये बड़ा ट्रायंगल, फिर एक ये वाला ट्रायंगल। मतलब कि थीटा था h बार y बार h स्टार y स्टार। मतलब देखो ये डिस्टेंस यहां बनाया गया, लेकिन है कहां से, देखो यहां से ये दूरी कहां से कहां तक है, ये आपका हो गया, दिस इज योर h स्टार, और ये दूरी कितनी हो गई, ये भी h स्टार है, तो h स्टार इंटू ये हो गया, सॉरी ये हो गया आपका y स्टार। तो ट्रायंगल लगा सकते हो h स्टार y स्टार का, तो मतलब वही एक ट्रायंगल यहाँ पे हम लोगों ने बनाया है। तो अब ये इतना अगर समझ में आ गया है, तो डेरिवेशन जैसे पुराना था वर्टिकल प्लेन वाला, जैसे एलिमेंट मान के करते थे, वही सारी चीजें यहाँ पर भी होनी है। बस अंतर क्या आएगा, h बार को क्या रिप्लेस कर सकते हो, y बार साइन थीटा से, तो ये यहाँ पे चेंज होगा। तो इसको नोट कर लो, फिर मैं मिटा करके एक डेरिवेशन शुरू करता हूँ f वाला और फिर सेंटर ऑफ प्रेशर का। ये चीज नोट डाउन कर लो, ये खास करके ये साइन थीटा वाला टर्म।
तो आई थिंक ये नोट हो गया होगा। अब आगे चलते डेरिवेशन पे। तो फर्स्ट हेडिंग डालिए आप लोग, डेरिवेशन ऑफ टोटल प्रेशर फोर्स, डेरिवेशन ऑफ टोटल प्रेशर फोर्स ऑन inclined plane submerged in liquid, derivation of total pressure force on inclined plane submerged in liquid। कहीं कहीं टोटल प्रेशर भी कहा था, मैं पहले बता चुका हूं इन आप लोगों को। तो हमको निकालना क्या है, टोटल प्रेशर फोर्स यानी F, ये आपका क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। अब इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हमें लेके चलना है इस इंक्लाइंड सरफेस पे। तो देखो इतना आपको पता है कि हम लोग पहले dF यानी एलिमेंटल निकालते थे, इसके बाद इसको इंटीग्रेट कर लेते थे dF को, ये हमारा F मिल जा रहा था। हम वही प्रोसेस फिर से करेंगे। तो देखो एलिमेंटल अगर निकालना हो तो dF इज इक्वल टू हो जाएगा P इंटू DA, P प्रेशर इंटू DA। और आपको पता है कि P की वैल्यू कितनी होती है, तो P बराबर होता है रो इंटू जी इंटू एच इंटू DA, इतना होता है। अब देखो एंड जो हमने लिखवाया था आप लोगों को, सबसे इंपॉर्टेंट मैंने मिटा दिया खुद ही उसको, ये वैल्यू साइन थीटा इज इक्वल टू एच अपॉन वाई इज इक्वल टू एच बार अपॉन वाई बार इज इक्वल टू एच स्टार अपॉन वाई स्टार। ये अभी आपको डिराइव कराया गया है और ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए। रिलेशन याद रखना कि साइन थीटा बराबर एच बाई वाई के फॉर्मूले में चलता है। यहां से अब एच निकालना हो तो क्या हो जाएगा, एच जाएगा वाई इंटू साइन थीटा। तो एंड वी नो दैट एच इज इक्वल टू वाई इंटू साइन थीटा। तो अगेन इसको यहाँ पुटअप करेंगे तो डेल्टा एफ आपका हो जाएगा क्या, रो जी वाई साइन थीटा इंटू डीए। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो कि एलिमेंटल फोर्स को डिस्क्राइब करता है कि अगर कोई एलिमेंट लिया गया हो तो उसके ऊपर ये फोर्स निकल के आ रहा हो। लेकिन हमको F निकालना है एंड F इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ होता है। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ रो जी वाई साइन थीटा इंटू डी ए। अब यहां से क्या निकल के बाहर आ सकता है आप लोगों का, कांस्टेंट रो जी साइन थीटा आर दी कांस्टेंट टर्म। तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा y इंटू डी ए बचेगा भाई, क्योंकि डेंसिटी ग्रेविटी और साइन थीटा कांस्टेंट है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। जो वेरिएबल चीजें हैं वो है y और डी ए, तो वो इंटीग्रेशन के अंदर रहेंगे। अगेन द सेम थिंग विल रिपीट हियर, दिस विल बी योर मूवमेंट ऑफ सरफेस एरिया, मूवमेंट ऑफ सरफेस एरिया। और इसको अगर ये मूवमेंट ऑफ सरफेस एरिया है तो एलिमेंटल के लिए हमने क्या लिया है, डीए इंटू वाई। क्यों, डीए इज द एलिमेंटल एरिया, वाई इज द एलिमेंटल डेप्थ। तो अगर पूरी बॉडी का इंटीग्रेट होगा तो कहां से कहां, यहां से यहां शुरू करेंगे इसका इंटीग्रेशन। तो अगर एलिमेंट का डीए था तो बॉडी के लिए डीए विल बिकम कैपिटल ए एंड वाई विल बिकम वाई बार, बिकॉज वाई बार इज द डेप्थ ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ द बॉडी फ्रॉम दिस एक्सिस ओ डैश ओ। ओके, तो यहां पे अब F बराबर क्या निकल के आ जाएगा, ये आ जाएगा रो जी साइन थीटा इंटू वाई बार इंटू कैपिटल ए। ठीक है, ये हो गया आपका रो जी साइन थीटा वाई बार इंटू कैपिटल ए। ये हो गया टोटल प्रेशर फोर्स ऑन इंक्लाइंड सरफेस। अब यहां पे देखो, इफ थीटा बिकम्स 90 डिग्री देन दिस इक्वेशन बिकम व्हाट, रो जी वाई बार साइन थीटा। ठीक है, या अगर आपको वैसे चेंज करना हो तो साइन थीटा इंटू वाई बार, यहां से निकालो, साइन थीटा इंटू वाई बार हो जाएगा एच बार।
तो यहाँ से आप ये भी कर सकते हो कि अगेन अगर यहाँ से हटाया जाए तो ये लिख सकते हैं F इज इक्वल टू रो जी ए एच बार, या अगर ये 90 डिग्री होता है वर्टिकल तो यहाँ से हो जाएगा रो जी साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1, ये हो जाएगा रो जी वाई बार ए। तो ये दो वैल्यूज इसकी पॉसिबल हो सकती हैं डिपेंडिंग अपॉन द एंगल। लेकिन अगर इंक्लाइंड एंगल दिया है तो आप इससे इसको कैलकुलेट कर सकते हो इस वाले फार्मूला से, F इज इक्वल टू रो जी साइन थीटा इंटू वाई बार इंटू ए। ठीक है, ये लॉ याद रखिएगा, साइन थीटा बराबर एच बाई वाई, एच बार बाई वाई, एच स्टार अपॉन वाई। अगर ये भूलेगा तो ये डेरिवेशन आपका दिक्कत करेगा आपको बाद में। ठीक है, ये नोट करिए, फिर चलते हैं सेंटर ऑफ प्रेशर पे। आई थिंक ये नोट हो गया होगा आप लोगों का। तो अब चलते हैं नेक्स्ट डेरिवेशन पे, इसके बाद सेंटर ऑफ प्रेशर निकालने के लिए। ठीक है, ये मैं मिटा रहा हूं यहां से। बस चेंज क्या आ रहा है, वही जो मैंने बताया कि जहां पे एच था वहां पे वाई साइन थीटा आ जाएगा, या जहां पे वाई साइन थीटा है वहां पे आप एच रख सकते हो। ठीक है, उतना ही चेंज है। तो इसके लिए अगर आपका वर्टिकल प्लेन का डेरिवेशन क्लियर नहीं है तो आप लेक्चर 31, 32 अटेंड कर लो, वहां से आपका डेरिवेशन क्लियर हो जाएगा, ताकि इसमें आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो अब आते हैं सेंटर ऑफ प्रेशर एच स्टार पे। अब हमारा जो टॉपिक है वो है आपका सेंटर ऑफ प्रेशर कहाँ पे लोकेट हो रहा है, दैट इज इक्वल टू एच स्टार, उसके डेरिवेशन हम लोग आते हैं। ठीक है, तो सेंटर ऑफ प्रेशर के डेरिवेशन के लिए हमें फिर वही यूज करना है, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट, तो प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट क्या कहता है? प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट ये कहता है कि द मूवमेंट ऑफ रिजल्टेंट फोर्स अबाउट एन एक्सिस is equal to the summation of its component, summation of the moment of its component about the same axis। मतलब कि किसी एक एक्सिस के अबाउट अगर हम रिजल्टेंट फोर्स का मूवमेंट निकालते हैं तो वो बराबर होगा उस रिजल्टेंट फोर्स के सारे कंपोनेंट्स का मूवमेंट निकाल के अगर हम सम करते हैं तो। ठीक है, यानी दोनों चीजें आपस में इक्वल होंगी। तो अब देखो मैंने वहां y क्यों लिखा है, h क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि देखो मूवमेंट निकालने के लिए आपको वर्टिकल डिस्टेंस चाहिए, एंड h इज नॉट वर्टिकल टू दिस बॉडी। h इज द वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस, बट from that point you cannot say this surface is vertical to the earth. I can say that perpendicular to the body, because here there is an angle of inclination of theta। तो यहाँ पे ये थीटा एक ऐसा दिया हुआ है कि जिसकी वजह से हम इस एक्स को नहीं ले सकते हैं, क्योंकि हमें मूवमेंट लेना तो हमें ठीक और ठीक एकदम परपेंडिकुलर डेप्थ आपको चाहिए जहां पे हम उसका मूवमेंट निकाल सकते हैं। तो हम जो एक्सिस लेके चलेंगे, कंसिडरिंग, यहां लिख लेना है स्टार्टिंग में ही, कंसिडरिंग एक्सिस ओ ओ डैश
फॉर मूवमेंट लेने के लिए हम इस एक्सिस ओ डैश को लेके चलेंगे, क्योंकि ये एक्सिस इस बॉडी के परपेंडिकुलर मानी गई है, तो मूवमेंट लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो देखो रिजल्टेंट फोर्स का जो मूवमेंट है F इंटू वाई स्टार, ये चेंज नहीं करेगा, तो ठीक है। हमें अब ये निकालना है DF इंटू वाई कितना होगा, ये हमें अब फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग अगर इसको निकालते हैं तो DF इंटू वाई वाला टर्म, तो देखो एलिमेंटल समेशन ले रहे हैं DF इंटू वाई, तो आपको पता है कि DF क्या निकल के आया था, अभी DF निकला था रो जी वाई साइन थीटा इंटू DA, ये निकला था। और क्या करना है, इसमें रखना है, तो इंटीग्रेशन ऑफ अगर रखते हैं तो ये हो जाएगा रो जी साइन थीटा इंटू DA इंटू वाई, इतना होगा। अब अगेन इसमें से कांस्टेंट बाहर निकाल लेंगे, तो ये सिंपल अगर इंटीग्रेशन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अभी इसको ऐसे रखो। ठीक है, अब होल बॉडी के लिए हम इसका समेशन के लिए इंटीग्रेशन करेंगे, तो ये चीजें आ जाएगी इंटीग्रेशन के अंदर। ठीक है, इंटीग्रेशन क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमको इसको सम करना है, तो ये हो गया इंटीग्रेशन। तो अब इंटीग्रेशन से बाहर जो कांस्टेंट आएंगे वो बाहर आ जाएंगे, तो हो जाएगा रो इंटू जी। ठीक है, मतलब रो इंटू जी हो गया। और इसके बाद अंदर क्या, सॉरी साइन थीटा ही बाहर आ जाएगा आपका, और ये जो अंदर बचेगा वो हो जाएगा, एक वाई यहाँ छूट गया है, तो ये वाई स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ वाई है और यहाँ एक वाई पहले से था, मूवमेंट ले रहे हैं इस पूरे का, तो इंटू वाई तो वाई स्क्वायर जाएगा, तो इंटू DA इंटू वाई स्क्वायर। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ये DF की वैल्यू थी, ये वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू है DF इंटू वाई के इंटीग्रेशन की। ठीक है, ये वाली वैल्यू है, क्योंकि एक बार इसमें y है, एक y इसमें है, तो y इंटू वाई आपका वाई स्क्वायर हो गया। और अगेन फिर हमें ये पता है कि दिस इज योर DA इंटू वाई स्क्वायर, मतलब ये आपका हो गया मूवमेंट। ठीक है, यानी एक बार मूवमेंट का दोबारा मूवमेंट लिया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड एज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, मतलब मूवमेंट का मूवमेंट निकाल लोगे तो वो निकल के आ जाएगा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये DA इंटू वाई स्क्वायर हो गया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, और इसको लिखा जाएगा किससे, I नॉट से। ठीक है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द बेस मान रहे हैं, या सरफेस मान लो, या इस एक्सिस O डैश O के अबाउट मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा I नॉट आपका। तो यानी ये जो वैल्यू होगी ये हो जाएगी कितनी आपकी, ये हो जाएगा रो जी साइन थीटा इंटू I नॉट, ये किसकी वैल्यू हो गई, इंटीग्रेशन ऑफ DF इंटू वाई की। ठीक, और अगेन ये वैल्यू कहां जाएगी, फिर इसके बाद फिर अगेन DF इंटू वाई, यानी ये हो गया समेशन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द मूवमेंट ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स। DF इंटू वाई क्या है, मूवमेंट है किसका, एलिमेंट्स का, इंटीग्रेशन मतलब इसका समेशन हो गया, तो ये पूरा निकल के आ गया समेशन ऑफ द मूवमेंट ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द फोर्सेस about axis O dash that will become rho g sin theta into I naught, और ये बराबर हो जाएगा, इंटीग्रेशन हटाओगे तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं हम लोग F इंटू वाई स्टार के, F इंटू वाई स्टार के, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट यही कहता है कि एलिमेंट्स के मूवमेंट का सम बराबर होगा उसके रिजल्टेंट फोर्स के मूवमेंट के। ठीक, तो अब यहां से निकाल लेते हैं वाई स्टार कितना होगा, तो यहां से आ जाएगा वाई स्टार इज इक्वल टू, देखो वाई स्टार कितना हो जाएगा यहां से, रो जी साइन थीटा इंटू आई नॉट अपॉन एफ की वैल्यू कितनी होगी, अभी स्टार्टिंग में निकाले थे आप लोग, दैट इज इक्वल टू रो जी ए वाई बार साइन थीटा, कितना होगा। ठीक, अब देखो कटेगा क्या क्या यहां से, रो इंटू जी कैंसिल होगा। ठीक, और ये साइन थीटा
ये साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका आई नॉट अपॉन ए वाई बार। अगेन वही चीज आ रही है जो हम पहले डिराइव कर चुके हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या करते हैं, अगर मैं डायग्राम मिटा दूं तो यहाँ इसको मैं कंटिन्यू कर सकता हूं, डायग्राम से कोई खास हमें मतलब अब है नहीं, क्योंकि देखो इसके बाद हमें करना क्या है कि अगेन ये वाई स्टार किसके अबाउट था, इस ओ डैश ओ के अबाउट का वाई स्टार है। हमें जब भी कुछ निकालना होगा तो जो क्वेश्चन देगा वो फ्री सरफेस से देगा मेजरमेंट करने के लिए, हमेशा आपको कि फाइंड आउट द डेप्थ फ्रॉम द फ्री सरफेस। तो यहां पे आपको ध्यान देना है कि अभी हम किस पे निकाल रहे हैं, अभी हम डेप्थ ले रहे हैं वाई वाले एक्सिस, मतलब जो एक्सिस हमने परपेंडिकुलर मानी थी, मतलब जिसके अबाउट हमने वाई वगैरह सब माना है वो ओ एक्सिस है। ये कैलकुलेशन अभी इस ओ के अबाउट है, जो कि एक वर्चुअल एक्सिस हमने अपने सहूलियत के लिए मानी थी कि जो इससे 90 डिग्री पे लाई करता है। प्रैक्टिकली ऐसी कोई एक्सिस आप वहां पे नहीं दिखा सकते हो, क्योंकि आप डेरिवेशन कर रहे हो, तो यहाँ आपको वो चीजें फाइंड आउट करके सपोज करनी पड़ेगी कि लेट एन एक्सिस ओ डैश ओ विच विल परपेंडिकुलर टू द बॉडी। तो ये आप यहां मान सकते हो, लेकिन एग्जाम में आप किसी न्यूमेरिकल में ऐसा नहीं कह सकते कि हम एक एक्सिस मान लेते हैं उसके बाद इसको लगा लेते हैं, ठीक है। ये एक तरीका है इस तरह से अप्रोच करने का। तो अब आपको क्या समझना है कि किया क्या जाए यहाँ पे, तो सिंपल आपको ट्रांसपोज करना है y वाले टर्म को किसमें, h वाले टर्म में। ये आपका डेरिवेशन हो गया सेंटर ऑफ प्रेशर का किसके अबाउट, o डैश o। भाई बहुत ज्यादा होगा तो अगर पहला एक्सिस थ्योरम आपको पता है तो हमको पता है पहला एक्सिस थ्योरम क्या कहता है, आई नॉट इज इक्वल टू आई जी प्लस ए एच बार, यही होता है। आई नॉट इज इक्वल टू आई जी प्लस ए एच बार, इतना ही होता है। लेकिन अब ये पहला एक्सिस थ्योरम लगाना तो है, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इस पूरे को ट्रांसफर पहले करेंगे हम लोग एच बार वाले टर्म में, क्योंकि अभी जो चीजें निकल के आ रही हैं वो ओ डैश ओ वाले एक्सिस पे निकल के आई हैं। तो यहां से अगर इसको मैं मिटा के यहाँ पे को ट्रांसफर करता हूं, तो देखिए सबसे पहली चीज यहाँ पे क्या जाएगी कि अगर हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाते हैं तो जो डेरिवेशन में कंटिन्यू किया है वो ये हो जाएगा, वाई स्टार यानी सेंटर ऑफ प्रेशर फ्रॉम वाई एक्सिस सॉरी ओ एक्सिस इज इक्वल टू आई नॉट को क्या लिख सकते हो, आई जी प्लस ए एच बार स्क्वायर होता है, स्क्वायर छूट गया है यहाँ पे, आई जी प्लस ए एच बार स्क्वायर, ये इतना होता है आपका, ठीक है। सॉरी एच बार यहाँ मत रखो क्योंकि हम वाई लेके चल रहे हैं, तो इसको अभी आप वाई बार लेके चलो केवल, क्योंकि हमें यही ट्रांसफर करना है, क्योंकि अभी वाई से हम लेके चल रहे हैं। तो ये हो जाएगा a इंटू वाई बार स्क्वायर, और बाकी चीजें अभी वैसे रहने दो जो पहले था यहाँ पे। ये हो गया आई नॉट की वैल्यू उस इक्वेशन में, और ये नीचे आ जाएगा आपका अपॉन a इंटू वाई बार। अब ये पूरा इक्वेशन निकल गया आपका, जैसे अगर इसको ऐसे लिख दिया जाए यहाँ पे अपॉन a इंटू वाई बार, तो ये डेरिवेशन हो गया आपका सेंटर ऑफ प्रेशर, लेकिन किसके अबाउट, अबाउट o डैश o एक्सिस के अबाउट आया है। अब हमें निकालना किसके अबाउट है, नाउ फॉर अबाउट फ्री सरफेस। अब हमको निकालना है अबाउट फ्री सरफेस के लिए, तो फ्री सरफेस पे ये कितना हो जाएगा, सिंपल है, आपको बस साइन थीटा टर्म से ट्रांसपोज करना है। तो वाई स्टार की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, एच स्टार अपॉन साइन थीटा। देखो इस ट्रायंगल लॉ से वाई स्टार यहाँ जाएगा, साइन थीटा नीचे आ जाएगा, तो यहां से आप लिख सकते हो इसको, ये हो जाएगा आपका वाई स्टार की वैल्यू एच स्टार अपॉन ये हो जाएगा साइन थीटा बराबर, अब देखो यहां पे आई जी वैसे ही रहने दो, और प्लस ए वाई बार की जगह क्या लिख सकते हो आप लोग, वाई बार की जगह आ जाएगा एच बार अपॉन साइन थीटा, तो ये हो जाएगा एच बार अपॉन साइन थीटा का स्क्वायर, फिर नीचे ए वाई बार, फिर अगेन ए इंटू एच बार अपॉन साइन थीटा। हमने कुछ नहीं किया है, सिर्फ ये साइन थीटा वाले फॉर्मूले से एच अपॉन वाई, एच बार अपॉन वाई बार, एच स्टार अपॉन वाई स्टार के फॉर्मूले से हम लोगों ने इस इक्वेशन में जहां जहां वाई था वहां वहां हमने उसको एच के टर्म में ट्रांसफर कर लिया है, ठीक है।
तो अब अगेन यहाँ से सिंपल सिंप्लीफिकेशन करना है आपको, तो क्या क्या चीजें सिंप्लीफाई हो सकती हैं, आप यहां से देख सकते हो इसको। तो यहां से आप एच स्टार जब कैलकुलेट करोगे फाइनली सिंप्लीफाई करने के बाद, तो ये आपका निकल के आ जाएगा पूरा, ये निकल के आता है आई जी साइन, क्योंकि यहाँ जगह बचा नहीं, आप सिंप्लीफाई कर लेना, आई जी साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ए एच बार प्लस एच बार, यही डेरिवेशन आपका निकल के आएगा सिंपल, ठीक है। क्योंकि ये ऊपर जाएगा तो देखो एक ये कैंसिल होगा, एक इससे कैंसिल हो जाएगा, ये वाला टर्म यहाँ साइन थीटा खत्म हो गया, सिर्फ यहाँ एक बचेगा और एक यहाँ मल्टीप्लिकेशन में आएगा, ठीक है। मतलब यहाँ वाला ये साइन स्क्वायर नीचे आएगा, ये ऊपर जाएगा, दो यहाँ मल्टीप्लाई के स्क्वायर वाला टर्म खत्म हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा यहाँ से खत्म हो जाएगा, सिर्फ यहाँ एक बचता है, क्योंकि यहाँ कैंसिल नहीं होगा तो ये भी ऊपर जाएगा, ये भी ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो आई जी साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ए एच बार प्लस एच बार, पहले क्या था ये चीज, अगर पहले फॉर्मूला क्या था, आई जी अपॉन ए एच बार प्लस एच बार, यहाँ क्या आया आई जी साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ए एच बार प्लस एच बार, चेंज किसका आया है, बस साइन स्क्वायर थीटे का, और वहां भी क्या था रोजी ए एच बार था, तो वहां क्या निकला था रोजी ए वाई बार साइन थीटा निकला था। तो मतलब होल एंड सोल जो चेंज निकल के आया वो किसका निकल के आ रहा है, बस साइन थीटा और वाई के टर्म का, मतलब जहां जहां आपका एच बार था वहां आपने वाई बार साइन थीटा रख दिया है, और यहाँ नीचे जो ये स्क्वायर बन रहा है ये सिर्फ इसलिए बच रहा है क्योंकि यहाँ पे हम इनर्शिया के टर्म में लेके चल रहे हैं, तो जो यहाँ का आपका डेरिवेशन दिख रहा है इस फार्मूले से अगर थीटा निकाल के लाओगे तो ये साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे लास्ट में आ जाएगा आपका, ठीक है। तो ये डेरिवेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट करिएगा या कुछ लिख दीजिएगा, मैं उसको दोबारा बता दूंगा आपको। आई थिंक जितना मैंने समझाया है उतने से ये डेरिवेशन कवर हो जाना चाहिए। होल एंड सोल आपको बस याद रखना है कि साइन थीटा बराबर एच अपॉन वाई, एच बार अपॉन वाई बार, एच स्टार अपॉन वाई स्टार, ये तीन वैल्यू आपको फिक्स रखनी होंगी। ये अगर इक्वेशन आपको याद रहेगा तो डेरिवेशन में सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल प्लेन से लेके चलना है और इस पे आपको ट्रांसफर करते जाना है, ऑटोमेटिक वो डेरिवेशन होके वैसे आ जाएगा। चेंज कितने का आ रहा है, एक में एच बार की जगह वाई बार साइन थीटा हो रहा है और एक में सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा बढ़ रहा है, बाकी कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो अगर डेरिवेशन नहीं पूछता है तो डायरेक्ट फार्मूले पर आप न्यूमेरिकल लगा सकते हो, बस चेंज क्या रखना है, वही साइन स्क्वायर थीटा और एक में वाई बार साइन थीटा, ठीक है। सो मिलते हैं लेक्चर 34 में, इस पर कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। इंक्लाइंड सरफेस जो भी न्यूमेरिकल्स वगैरह आने होते हैं वो इंक्लाइंड से ही आते हैं एग्जाम में आपके। तो डेरिवेशन ऐसे है, बाकी हम चलते हैं न्यूमेरिकल्स में, तो वो काफी इजी रहेगा समझना। तब तक आप लोग इसको एक बार खुद से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, अगर कहीं प्रॉब्लम होगी तो उसको अगले लेक्चर में कंटिन्यू किया जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अगर नोट करना हो तो 2 मिनट में छोड़ दे रहा हूँ, नोट कर लीजिए, फिर मैं पॉज करता हूँ इसको, ठीक है। 1 मिनट छोड़ दे रहा हूँ, बस नोट कर लीजिए।